बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट रिलेट्स टू बिग डेटा एनालिसिस। सवाल यह है कि ये बिग डेटा होता क्या है और इसका काम क्या होता है। बिग डेटा इटसेल्फ किसे कहा जाता है और ये कहाँ कहाँ यूज होता है और इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये हमारे आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे। ये आज का हमारा एरिया है। ये सबसे पहले बात करते हैं बिग डेटा के इंट्रोडक्शन पे। हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो चीजें कवर करनी है वो क्या है: Introduction to big data, averaging big data, standard deviation, coefficient of variation and normal distribution। ये हमारे पास वो बेसिक एरियाज हैं जो बिग डेटा से रिलेट करते हैं और हमें इन्हीं पे काम करना सीखना है। इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि व्हाट इज बिग डेटा। बिग डेटा मैंने आपको बताया था, जब भी मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है, यानी कि मैंने आपको बताया था दो तरह के डेटा होते हैं मेरे पास, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। ये वो डेटा है जो मेरे पास लार्ज डेटा में डील करते हैं। लार्ज डेटा मतलब इनका जो साइज होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो एज कंपेयर टू अ नॉर्मल डेटा बहुत ज्यादा होता है। बिग डेटा इज अ टर्म फॉर एक्सट्रीमली लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा दैट मे बी एनालाइज टू रिवील पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड एसोसिएशंस। बिग डेटा हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम एनालाइज कर सकें कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। एक पैटर्न फॉलो होता है हर चीज का, वो पैटर्न क्या है और कौन सी चीज किसके साथ एसोसिएटेड है। द एबिलिटी टू हार्नेस दीज वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कुड ट्रांसफॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। However, many conventional method of storing and processing data will not work। देखो, जब बिग डेटा की बात की जाती है ना, तो आपका जो नॉर्मल तरीकेकार है डेटा को स्टोर करने का, नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है आपका डेटा स्टोरेज का, मोस्ट प्रोबेबली वो बिग डेटा में काम ना आए। क्या मतलब? हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है डेटा को स्टोर करने का? फाइल्स बनाना। बिग डेटा में हम कितनी फाइल्स बनाएंगे? बिकॉज इट इज कंटिन्यूस, अनलिमिटेड डेटा है मेरे पास, कितनी फाइल्स बनाऊंगा मैं? तो ये कन्वेंशनल मेथड तो यूज नहीं हो सकता बिग डेटा को स्टोर करने के लिए। तो हम बिग डेटा को स्टोर कैसे करते हैं? हम बिग डेटा को स्टोर करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ऑन सॉफ्टवेयर्स। क्लाउड स्टोरेज। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ रही होगी। बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, अब जरा इस पे बात करते हैं। व्हेन इट कम्स टू बिग डेटा, तो बिग डेटा में 4 वीज हमें देखने होते हैं। 4 वीज में पहली चीज आती है मेरे पास वेराइटी। 4 वीज में जो पहली चीज आती है मेरे पास वो क्या है? वेराइटी। वेराइटी में मेरे पास फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, इंटरनल, एक्सटर्नल, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड डेटा आ जाता है। कौन कौन सा? फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, इंटरनल, एक्सटर्नल, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा। ये सारी चीजें मेरे पास कहाँ पे आ जाती हैं? वेराइटी में आ जाती हैं। वेलोसिटी। डेटा ओनली यूजफुल इफ टर्न इनटू इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम और क्विकली। आप उस डेटा को कितनी जल्दी यूजेबल फॉर्म में लेकर आते हो, ये चीज हमें बताती है कि डेटा हमारे लिए कितना यूजफुल है। वेरासिटी। क्या ये डेटा एक्यूरेट है भी या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपसे मांगा था कि मुझे सारे सियासतदानों के नंबर चाहिए और आपने मुझे जो है 15-20 आवाम के नंबर लाके दे दिए और आप मुझे बोलते हो कि ये डेटा है सर आपका सियासतदानों का। तो डेटा की एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। वॉल्यूम। Organizations hold huge volume of data. Example, supermarkets via loyalty cards। इम्तियाज का नाम तो सबने ही सुना होगा। इम्तियाज वाले आपको एक लॉयल्टी कार्ड देते हैं।
आप जब भी शॉपिंग करने जाओगे आप अपने लॉयल्टी कार्ड में पॉइंट्स जो है वो चार्ज करवा सकते हो, चार्ज भी करवा सकते हो और क्रेडिट भी करवा सकते हो। अब आप एज एन इंडिविजुअल देख रहे हो, आपके पास एक लॉयल्टी कार्ड है, ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास लॉयल्टी कार्ड होगा, और कितनी इम्तियाज की ब्रांचेस हैं, इम्तियाज में कितने लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो इम्तियाज के पास कितना बड़ा डेटा होगा। चलो मैं कहता हूँ कराची के 2 करोड़ आवाम का डेटा तो होगा इम्तियाज के पास, फिर गुजरांवाला में इम्तियाज है, सियालकोट में है, फैसलाबाद में है, यहाँ के लोगों का डेटा भी होगा इम्तियाज के पास। तो ये एक बिग डेटा इम्तियाज ने कैसे कलेक्ट किया? थ्रू लॉयल्टी कार्ड्स। एक छोटी सी बात करते हैं, फेसबुक, बल्कि फेसबुक भी क्यों, जो ज्यादा यूज होती है उस पर बात करते हैं आज। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के पास कितना बड़ा डेटा होगा, क्योंकि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 8 बिलियन पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 60 to 70% बंदा इंस्टाग्राम यूज करता है। तो 70% ऑफ 8 बिलियन इज लाइक 5.6 बिलियन लोगों का डेटा इंस्टाग्राम के पास है। तो कितना बिग डेटा मौजूद होगा। बिग डेटा इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है एज फार एज द थ्योरी इज कंसर्न। Big data is relevant to performance management in a number of ways, such as it can help the organization to understand its customer needs and preferences. याद करो एक जमाने में टिकटॉक के ऊपर लग गया था बैन, टिकटॉक के ऊपर इंडिया में बैन लग गया था। उसी वक्त जिस वक्त टिकटॉक पे बैन लगा, जिस वक्त टिकटॉक पे बैन लगा, तो इंस्टाग्राम ने उसी वक्त क्या लॉन्च कर दिया? रील्स। क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि भाई हमें 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड की वीडियोस बनानी है फॉर आर पीपल। तो उन्होंने, इंस्टाग्राम ने रील्स लॉन्च कर दी। कस्टमर की नीड थी, प्रेफरेंस थी। टिकटॉक जब बैन हुआ, इंस्टाग्राम ने उसी वक्त फौरन क्या लॉन्च किया? रील लॉन्च किया। तो इंस्टाग्राम ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर की नीड को समझा बिग डेटा के थ्रू। इट कैन इंप्रूव फोरकास्टिंग सो दैट मोर अप्रोप्रिएट डिसीजंस कैन बी मेड। अब देखो, खुद सोचो, इंस्टाग्राम ने रील लॉन्च किया, क्या ये एक अप्रोप्रिएट डिसीजन था? नहीं था, बिल्कुल था। बिकॉज उनको ये नजर आ रहा है, उनको ये नजर आ रहा है कि भाई इंस्टाग्राम पे बंदा नहीं आ रहा, बल्कि वो जा रहा है म्यूजिकली या टिकटॉक पे, क्योंकि वहां पे उसको 30 सेकंड में पूरा एक कंटेंट बनाने की इजाजत है। जबकि इंस्टाग्राम जो है उस वक्त आईजीटीवी के नाम से चीजें चला रहा था। तो उन्होंने एक अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया, उन्होंने टिकटॉक के यूजर्स का डेटा निकाल के ये देखा कि कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 15-15, 30-30 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट की वीडियो बना के अपना कंटेंट लोगों में डिलीवर कर रहे हैं। तो उन्होंने सारी चीजें फोरकास्ट की, और जैसे ही बैन लगा, 2 दिन के बाद रील्स लॉन्च हो गया। इट कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेस। ओके, फेयर इनफ। अब ये चीज समझना, ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? बैंक। बैंक के पास कितने लोगों का डेटा होता है? आपका बैंक में शायद अकाउंट भी ना हो, आपके पास मैसेज आ रहा होता है कि एचबीएल के कार्ड पे ये डिस्काउंट मिल रहा है, या स्टैंडर्ड चार्टर्ड के कार्ड पे ये डिस्काउंट मिल रहा है, या बारक्लेस पे ये डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप क्या करते हो? आप उस चीज को यूज करते हुए अपनी नीड्स को फुलफिल करते हो, और बिजनेस प्रोसेस बैंक का जो है वो क्या हो रहा है? ऑटोमेट हो रहा है। बैंक को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ रहा आपको कोई चीज बताने के लिए। बैंक का एक मैसेज आपके पास आता है और बैंक को आप ऑटोमेटिकली यूज कर लेते हो। बैंक को पता भी नहीं होता कि कौन कौन मुझे यूज कर रहा है, लेकिन उनका बिजनेस जो है वो क्या हो गया? एक तरह से ऑटोमेट हो गया। ऑटोमेट होने का मतलब ये कि बैंक की बीच में से दखल अंदाजी जो है वो कम से कम हो गई, जब लोग ऑटोमेटिकली बैंक को यूज करने लग गए और बैंक के नुमाइंदों को बीच में आना नहीं पड़ रहा।
इट कैन हेल्प टू प्रोवाइड मोर डिटेल्ड, रेलेवेंट एंड अप टू डेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई जब आपके पास इतना ज्यादा डेटा होगा तो आपको ये पता होगा ना कि हाँ भाई अपडेटेड अपडेटेड परफॉर्मेंस किसकी है, कौन ज्यादा सही काम कर रहा है। तो आप परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए भी काफी आराम से और डिटेल्ड तरीके से परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ रही होगी। अब हमारे पास जो अगली चीज है वो कहलाता है हाउ टू यूज बिग डेटा। बिग डेटा यूज क्या है? Customer facing organizations monitor social media to understand customers' behavior and preferences and to gauge responses to promotion and advertising campaigns. Exactly अभी जो मैंने एग्जांपल दी थी आपको कौन सी? मिडनाइट डील्स वाली। आपने जाके सिर्फ कबाबजी फ्राइड चिकन का पेज लाइक कर दिया, फॉलो कर लिया उसको। अब उस पे जो है आप देख रहे हो। अच्छा, अब एक चीज जरा ये भी समझना, अगर आपने फेसबुक पर कोई एक पेज फॉलो किया है, लेट्स जस्ट अज्यूम फॉर अ मोमेंट कि आपने केएफसी फॉलो किया है, नॉट द कबाबजी वन, द ओरिजिनल केएफसी। आपने ओरिजिनल केएफसी फॉलो किया है तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो भी आपके सामने आ रही होंगी, बिकॉज यू हैव फॉलोड दैट पर्टिकुलर पेज। तो आपके पास उससे रिलेटेड चीजें आ रही हैं, आपको पता चला। अच्छा, फिर आपने ये देखा कि अच्छा ज्यादातर लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, तो मैंने उस चीज को देखते हुए अपने पास वैसी एक डील निकाल ली और आपको स्पॉन्सर्ड एड दे दिया। ये बिग डेटा का यूजेज होता है। स्पोर्ट्स टीम यूज डेटा फ्रॉम पास्ट फिक्सचर्स टू ट्रैक टैक्टिक्स, प्लेयर्स फॉर्मेशन एंड इंजरीज एंड टू इन्फॉर्म फ्यूचर स्ट्रेटेजीज। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। रेसलिंग्स। रेसलर्स जो है वो करते क्या है? रेसलर्स जो है बेसिकली वो अपने अपोनेंट के प्रीवियस मैचेस देखते हैं और उससे अंदाजा लगाते हैं कि हाँ इस चीज में मेरा अपोनेंट जो है ना वो थोड़ा सा लैक करता है, या ये मेरे अपोनेंट की जो है एक ड्रॉबैक है। और उस ड्रॉबैक के ऊपर वो अपनी पूरी की पूरी टैक्टिक बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि ये चीज पे इसको जो है हमने मारना है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। Manufacturing companies monitor data for equipment to determine usage and wear, allowing them to predict optimal replacement cycle. इसकी एक एग्जांपल यूं समझो। क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था, लोगों ने कितनी जर्सीज खरीदी होंगी फॉर देयर टीम्स, उन्होंने अपनी टीम वाली कितनी जर्सीज खरीदी होंगी। क्रिकेट खत्म हुआ, फुटबॉल शुरू हो गया, तो सॉकर की कितनी जर्सीज बिकी होंगी। ये रिप्लेसमेंट साइकिल है। सीए स्पोर्ट्स नाम की एक कंपनी है पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स का सामान बनाती है। जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था उन्होंने क्रिकेट की जर्सीज बनाना शुरू कर दी। जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा था उन्होंने फुटबॉल बना के बेचनी शुरू कर दी। तो उन्होंने देखा ना कि हाँ भाई इतने परसेंट लोग ये काम कर रहे हैं, इतने परसेंट लोग ये काम कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी टैक्टिक्स बदली। उसी के हिसाब से उन्होंने एक साइकिल डिटरमिन की और उस ऑप्टिमल साइकिल के हिसाब से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज डेटा ऑन कस्टमर एक्टिविटी टू केयरफुली सेगमेंट देयर कस्टमर बेस एंड देयरफॉर एक्यूरेटली टारगेट इंडिविजुअल्स विद रेलेवेंट ऑफर्स। बैंक्स क्या करते हैं? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। सिंस मेरा अकाउंट यूज होता है ज्यादातर इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, जैसे मैं एसीसी की पेमेंट कर रहा हूँ, आईसीएडब्ल्यू की पेमेंट कर रहा हूँ, तो मेरा अकाउंट यूज हो रहा है इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए। इन इंटरनेशनल पेमेंट्स में जब मैं अपना अकाउंट यूज करता हूँ मेरे पास आए दिन बैंक की कॉल आती रहती है कि सर आप हमारा क्रेडिट कार्ड ले लें, सर आपको क्रेडिट कार्ड पे जो है बिल्कुल भी ये वाला टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इतने आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ये आपकी ऑफर है। मुझे एक दफा लिटरली बैंक ने कॉल करके बोला कि सर आप हमसे डेबिट कार्ड ले लें। कौन सा? गोल्ड वाला। गोल्ड डेबिट कार्ड पे आपको इतना ऑफ मिल जाएगा, गोल्ड डेबिट कार्ड पे आपको ये मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, टैक्सेस आपके माफ हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने मेरी यूजेज देख के मुझे उसके हिसाब से ऑफर्स देनी शुरू कर दी। पॉलिटिशियन यूज सोशल मीडिया टू डिटरमिन वेयर दे हैव टू कैंपेन
the hardest to win the next election. I believe इसकी एग्जाम्पल देने के लिए जरूरत नहीं है मुझे, बिकॉज वी ऑल नो कि आज के जमाने में सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल कैंपेन्स ज्यादा चल रही होती हैं एज कंपेयर टू फिजिकल। हम ऑनलाइन पॉलिटिकल कैंपेन्स पे चल रहे होते हैं जी, एक बंदा पेड प्रमोशन लगा रहा है, हमने सिंध के लिए ये कर दिया, हमने ये बस चला दी, हमने वो चला दी। एक बंदा जो है वो पंजाब में कह रहा है पढ़ा लिखा पंजाब हमारा, हमने पंजाब को पेरिस बना दिया। तो इस तरीके से पॉलिटिकल कैंपेन्स चल रही हैं सोशल मीडिया पे और पेड प्रमोशंस चल रही हैं, और उनको पता है कि हमारा जो मेन एरिया है वो ये है, तो हमें उस जगह पे जाके अपनी पॉलिटिकल कैंपेन ज्यादा चलानी है क्योंकि वहां के लोग हमें नहीं जानते। अब जैसे एक सिंपल सी बात है, लाहौर में अगर आप जाओ तो एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा लाहौर में इन है, लेकिन उसको पता है कि अगर मुझे कराची में आना है तो मुझे कराची में आने के बाद कराची के इस एरिया को टारगेट करना है टू मेक माई पॉलिटिकल कैंपेन मोर यूजफुल। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जो अगली चीज है हमारे पास वो क्या है कि बिग डेटा के साथ रिस्क क्या क्या एसोसिएटेड है। देखो, अगर किसी चीज का कोई फायदा है ना, तो वहां पे कोई ना कोई रिस्क भी होगा। इफ देयर इज अ प्रो देयर विल बी अ कॉन। तो सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि बिग डेटा को यूज करने के लिए जो स्किल सेट हमें चाहिए है वो हमेशा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। मतलब हम हर किसी पे रिलाय नहीं कर सकते कि वो बिग डेटा पे काम कर सके। सेकेंडली, अगर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है तो उसको सिक्योर रखना बहुत बड़ा मसला है। आपको पता है कि आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, उसको सिक्योर कैसे रखोगे? क्योंकि अगर डेटा बहुत वाफर मिकदार में तो वो कहीं ना कहीं लीक हो सकता है। टाइम स्पेंट मेजरिंग रिलेशनशिप दैट हैव नो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू। अब जितना बड़ा डेटा होगा उसमें उतनी ज्यादा इररेलेवेंट चीजें भी होंगी। इररेलेवेंट चीजें होंगी तो आप उन पे भी टाइम उतना ही लगा रहे होगे जितना आप रेलेवेंट पे लगा रहे हो, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि ये इररेलेवेंट है या रेलेवेंट है। तो आपका टाइम बहुत जाया होता है बिग डेटा को एनालाइज करने में। पुअर वेरासिटी, मुझे यही नहीं पता कि भाई ये डेटा एक्यूरेट है या नहीं है, और अगर मुझे यही नहीं पता कि ये डेटा एक्यूरेट है या नहीं है तो मेरा जो भी कंक्लूजन होगा वो मेरे डेटा के हिसाब से होगा, और दैट कैन बी इनकरेक्ट एज वेल। कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग हार्डवेयर एंड एनालिटिक सॉफ्टवेयर्स। बिग डेटा को अगर आपने एनालाइज करना है तो आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो डालोगे, और उस सॉफ्टवेयर को डालने के लिए जो खर्चा आएगा वो भी एक आपके लिए क्या कहते हैं बड़ा एक मेजर एरिया है जिसको जो कंसर्निंग है। टेक्निकल डिफिकल्टीज इंटीग्रेटिंग बिग डेटा सिस्टम विद करंट सिस्टम। ओके, अब जरा ये चीज समझो। मैं करंटली यूज कर रहा हूं सिम्बायोसिस, ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है, और मेरे पास बिग डेटा का जो सॉफ्टवेयर है ये डेवलप करके दे रहा है मुझे ऑरेकल। अब ऑरेकल को सिम्बायोसिस के साथ इंटीग्रेट करना भी एक अजाब है। ऑरेकल को सिम्बायोसिस के साथ इंटीग्रेट करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा अजाब है। तो अगर मेरे पास बिग डेटा ऑरेकल में और मैं नॉर्मली सिम्बायोसिस यूज कर रहा हूं तो मैं किस तरीके से करूंगा भाई? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो ये सारे मेरे लिए क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं, रिस्क हैं फॉर हैविंग बिग डेटा। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अब आगे जो एरिया है हमारे पास बिग डेटा का, वो सारा का सारा एरिया डील करता है कैलकुलेशन से, जिसमें सबसे पहली चीज हमारे पास आ जाती है एवरेजिंग ऑफ बिग डेटा। जब मैं बिग डेटा एवरेज की बात करता हूं तो बिग डेटा एवरेज में मेरे पास तीन चीजें होती हैं: मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन, मोड, ये तीन चीजें आप लोग पहले भी पढ़कर आ चुके हो, आई बिलीव बहुत सारे लोगों को आती भी होंगी, बट क्योंकि हमारे सिलेबस का एरिया है हमें ये सारी चीजें कवर करनी होती हैं। मीन क्या होता है? most people would understand an average to be the value obtained by dividing the sum of values in question by the number of values. The formula of the mean can be given as, मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार से। किससे डिनोट किया जाता है? एक्स बार। और ये हम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। सम
of data divided by number of data, whereas the x bar represents मीन. मीन को या तो x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर ये माइक्रो के क्या कहते हैं सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. सिग्मा x इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x एंड n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x. ओके, हमें तो ये पता ही नहीं था. अच्छा, अब एक चीज अपने जहन में बिठा लो कि ये जो मीन है, ये वाला, ये जो फॉर्मूला है मीन का, ये फॉर्मूला इज बेसिकली फॉर अनग्रुप्ड डेटा. ये फॉर्मूला किसके लिए है? अनग्रुप्ड डेटा के लिए. अगर मेरे पास डेटा ग्रुप की फॉर्म में आ जाए तो मैं क्या करूंगा? This formula is very easy to apply. It will, however, need some modification before it can be used to determine the mean from groups of data or frequency distribution. अगर मेरे पास ग्रुप डेटा आ जाएगा तो मैं मीन कैसे निकालूंगा? Sum fx divided by sum f, whereas x is the sum of the values of variable x, f is the number of frequency of x. Note, the mean is denoted by as x bar or the mathematical symbol of माइक्रो, जो मैंने अभी आपको बताया. मीन का सिंबल क्या होता है? या तो एक्स बार है या फिर माइक्रो है. आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी. अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें हम मीन निकाल लेते हैं. मीन निकालने का हमारे पास तरीका क्या होता है? सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. एन कितना है हमारे पास? 12. हमें सिर्फ चाहिए सम एक्स. सम एक्स हम कैसे निकालेंगे? 7 + 6 84. ये मेरे पास 84 आ रहा है. तो 84 डिवाइडेड बाय 12, हम मीन कैसे निकालते हैं? 84 डिवाइडेड बाय 12, तो मेरे पास मीन कितना आ गया? 7. आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी. अब हमारे पास एक और सवाल है मीन का, जो ग्रुप डेटा के लिए है. अब ग्रुप डेटा में हमारे पास एक्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है. हमें निकालना क्या है? हमें सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स निकालना है. हमारा मीन कैसे निकलता है? सम एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम एफ. तो सम एफ एक्स निकालने के लिए पहले मैं एफ और एक्स को करूंगा मल्टीप्लाई. तो 6 × 2 12, 15, 28, 10, 24, 21 एंड 8. अब इन सबको मैं कर दूंगा ऐड और इन सबको मैं कर दूंगा ऐड. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रुप डेटा का मीन आ जाएगा. निकाल लेते हैं. दैट इज 12 + 15 + 28 + 10 + 24 + 21 + 8. तो दैट इज 118. और यहां पर अगर मैं देखूं तो ये आ रहा है 6 + 5 + 7 + 2 + 4 + 3 + 1. तो ये आ रहा है मेरे पास टोटल 28. अगर मुझे मीन निकालना है तो मैं मीन कैसे निकालूंगा? 118 डिवाइडेड बाय 28.
तो यहां पर मेरे पास मीन कितना आ रहा है 4.21, 4.214, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक 4.21। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अगली चीज है हमारे पास मीडियन। मीडियन कैसे निकाला जाता है? मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडिल ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज। मिडिल ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज क्या होते हैं? 7, 6, 8, 9, 5, 6, 7, 12, 9, 4, 5, 6, ये मेरे पास सेट ऑफ वैल्यूज हैं। सबसे पहले आई नीड टू अरेंज देम इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे भी अरेंज कर लो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी कि छोटे से बड़े में अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा है मेरे पास 4, 4, 5, 5, 6, 6, उसके बाद 7, 7, देन 8, देन 9, एंड देन 9 एंड फिर 12। मैंने अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब इसमें जो मिडिल वैल्यू होगी दैट इज माय मीडियन। मिडिल वैल्यू क्या है? 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब जरा देखना मिडिल वैल्यू कैसे आएगी। आई बिलीव वी हैव मिस्ड अ वैल्यू बिकॉज यहाँ पे 12 आ रही है, और मैंने यहाँ पर एक 4 है, 2 5 है, 4 हो गया, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, ओके, एंड 12। एक 6 नहीं लिखा था मैंने, तो यहाँ पर एक 6 जो है उसे हम ऐड कर देते हैं। 7, 7, 8, 9, 9 एंड 12। अब देखो अगर मैं मिडिल वैल्यू की बात करूं तो मेरे पास दोनों तरफ 6 6 वैल्यूज आ रही हैं। तो मिडिल वैल्यू कैसे होगी? अब ये दो जो बीच की वैल्यूज आ रही हैं इन दोनों को मैं ऐड करूंगा,